नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन रचना जिसका नाम है उसने कहा था। और ये कालजयी रचना लिखी गई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा। तो शुरू करते हैं उसने कहा था पाठ का संपूर्ण अध्ययन। देखिए, उसने कहा था पाठ के मुख्य स्मरणीय बिंदु ये हैं। एक एक करके हम सभी बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं उद्देश्य पर। इस पाठ का उद्देश्य अर्थात इसे पढ़ने के बाद हमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। पंजाब के सैनिकों के बारे में पता चलेगा कि वो कितने वीर हुआ करते थे। अंग्रेजों की क्रूरता के बारे में पता चलेगा कि वो किस तरीके से पंजाब के सैनिकों का शोषण किया करते थे। प्रेम और जिम्मेदारी का अनूठा रूप इस पाठ में आपको देखने को मिलेगा और प्रेम और जिम्मेदारी का अनूठा रूप प्रस्तुत करने वाला है इस कहानी का नायक लहना सिंह। लहना की वीरता के बारे में जानेंगे जो इस कहानी का मुख्य पात्र है और एक श्रेष्ठ रचना के बारे में जान सकेंगे और सचमुच उसने कहा था एक श्रेष्ठ रचना है। अब आ जाते हैं हम लोग लेखक परिचय पर। लेखक परिचय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 राजस्थान की वर्तमान राजधानी जयपुर में हुआ था। उनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री मूलतः हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के निवासी थे और गुलेर गांव के निवासी होने के कारण इनका उपनाम गुलेरी जी पड़ गया। गुलेरी जी की एक रचना, वह भी छोटी विधा कहानी लिखकर साहित्य जगत में अमर हो जाने वाले साहित्यकार हैं। उसने कहा था कहानी के रचनाकार के रूप में गुलेरी जी हिंदी कथा साहित्य में अनिवार्य रूप से स्थान प्राप्त करते आए हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल 3 ही कहानियां लिखी। पहला सुखमय जीवन, दूसरा बुद्धू का कांटा और तीसरा उसने कहा था। गुलेरी जी अपने युग के प्रकांड विद्वान थे, अनेक विदेशी भाषाओं के ज्ञाता, कुशल संपादक और निबंधकार थे। उनकी उसने कहा था कहानी कथा जगत की विशेष उपलब्धि है। सन 1915 में प्रकाशित यह कहानी अपनी समसामयिक रचनाओं के कथ्य और शिल्प दोनों में अत्यंत भिन्न एवं उत्कृष्ट कलाकृति होने के कारण ध्यानाकर्षण का केंद्र बनी। अब हम आ जाते हैं अगले बिंदु पर जो है पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। तो देखते हैं इस कहानी की पृष्ठभूमि क्या है। प्रस्तुत कहानी प्रेम, स्वार्थ, त्याग एवं बलिदान की अनुपम भाव की कथा है। यह उपदेश प्रधान युग की कृति है परंतु कहानी मनोवैज्ञानिक है। इसमें मानव मन का सूक्ष्म विश्लेषण है जो हिंदी कहानी में 2 दशकों के बाद विकसित हुआ था। कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। आरंभ में 2 सरल हृदय बालक बालिका के परस्पर मिलन और अनुराग का उदय, फिर बालक के हृदय पर एक अनजाने से आघात का लगना और उसे सहना यथार्थ की स्वाभाविक भूमि पर होता है। फिर दृश्य बदलकर फ्रांस के रणक्षेत्र में पहुंच जाता है। क्षण भर को लगता है कि मूल कथा से इसकी संगति टूट रही है परंतु लहना सिंह के स्मृति चित्र, जिसे फ्लैशबैक कहते हैं, पद्धति से कहानी का मूल भाव और भी आकर्षक रूप में सामने आता है जिससे पुनरावृत्ति की ऊब भी नहीं होती तथा प्रेम त्याग के उत्सर्ग की हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति होती है। कहानी की पृष्ठभूमि से जुड़े हम लोग कुछ चित्र देख सकते हैं। ये भारत के पंजाब के सैनिक जो फ्रांस की भूमि पर जर्मनों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, ये कुछ चित्र है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले बिंदु पर और अगला बिंदु है पात्र परिचय। देखिए, लहना सिंह इस कहानी का मुख्य पात्र है। पेशे से किसान है और जमीन की टुकड़ी पाने की इच्छा से फौज में भर्ती हो जाता है और अंत में सूबेदारनी की बात का मान रखते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। दूसरी कैरेक्टर है सूबेदारनी। सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी और बोधा सिंह की मां है। इन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से लहना सिंह से युद्ध में इन दोनों की रक्षा करने की विनती की थी, अर्थात अपने पति और अपने बेटे की रक्षा करने की विनती इन्होंने लहना सिंह से की थी। कीरत सिंह
लहना सिंह का भाई है और लहना सिंह अपने अंतिम क्षणों में उसे बहुत याद करता है। वजीरा सिंह लहना सिंह के साथ फौज का एक सैनिक जो विदूषक का काम भी करता था, विदूषक अर्थात कॉमेडियन का काम भी करता था। इसने लहना सिंह के अंतिम क्षणों में उसके सिर को अपने गोद में रखा था और उसे पानी पिलाता है। अब हम लोग आ जाते हैं कथासार पर। मैं इस पाठ का कथासार पढ़ने जा रहा हूं। आप लोगों से करबद्ध अनुरोध है कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, इस कथासार को ध्यान से सुनिए ताकि कथासार आपके मस्तिष्क में अंकित हो जाए। उसने कहा था, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, में अंग्रेजों की ओर से फ्रांस की भूमि पर जर्मन सेना के विरुद्ध लड़ने वाले भारतीय सिख सैनिकों की कहानी है। लहना सिंह नामक सैनिक के प्रेम और त्याग की मार्मिक कथा को केंद्र में रखा गया है। कहानी लिखने में पूर्व दीप्ति अर्थात फ्लैशबैक की पद्धति अपनाई गई है, अतः इसमें घटनाएं सिलसिलेवार नहीं है, आगे पीछे होकर आती है, अतः उन्हें सिलसिलेवार सामने रखकर कहानी को समझना जरूरी है। अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में बम्बू काट वालों के बीच से निकलकर 12 साल का एक सिख लड़का और 8 साल की एक सिख लड़की संयोगवश एक दुकान पर आ मिले। लड़का मांझे का था और लड़की मगरे की। ये दोनों जगह पंजाब में ही है। अमृतसर में दोनों अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। उस दिन लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और लड़की रसोई के लिए बढ़िया। दही वाले की दुकान के पास एक टांगे वाले का घोड़ा बिगड़ गया, लड़की की जान पर आ बनी। लड़के ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई, स्वयं घोड़े की लातों के बीच चला गया और लड़की को उठाकर उसने दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया। परिचय हो जाने पर लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई अर्थात सगाई हो गई है क्या? लड़की धत कहकर भाग गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ दोनों अकस्मात मिल जाते हैं। 2-3 बार लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की बोली, हाँ हो गई है। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया अर्थात छोटी सी नाली में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई अर्थात टोकरी वाले की। एक कुत्ते पर पत्थर मारा। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। इस घटना को 25 वर्ष बीत गए। इस बीच लड़की फौज के सूबेदार की पत्नी के नाते सूबेदारनी हो गई थी और लड़का लहना सिंह फौज में जमादार हो गया था। उसकी भी शादी हो चुकी थी और वह एक बेटे का बाप भी बन चुका था। लड़की को वह भूल चुका था। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने अपने घर गया था। वहां उसे रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है अर्थात मोर्चे पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार ने लहना सिंह से कहा, सूबेदारनी तुमको जानती है, तुम्हें बुलाती है। लहना सिंह भीतर पहुंचा। पता चला कि सूबेदारनी वही लड़की है जो 25 वर्ष पहले अमृतसर में मिली थी। सूबेदारनी रोते रोते कहती है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार हम तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों ना बना दी जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। ये कहती है कि सूबेदार तो फौज में जा रहे हैं अपने इकलौते बेटे के साथ, काश सरकार स्त्रियों की भी एक फौज बना देती तो हम लोग भी सूबेदार जी के साथ चल जाते हैं। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग
तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। नंबर 77। सिख राइफल्स के सैनिक फ्रांस की भूमि पर जर्मनों के विरुद्ध लड़ रहे थे। सीन बदल गया है। खंदकों की लड़ाई चल रही थी। भयानक शीत, वर्षा और बर्फ में खंदक के भीतर पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए सैनिक मोर्चे पर डटे हुए थे। लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदार का बेटा बोधा सिंह भी उसी खंदक में थे। बोधा सिंह बीमार था। लहना सिंह अपने सूखे तख्तों पर उसे सुलाता था, अपने दोनों कंबल उसे उड़ाता था और स्वयं सिगड़ी के सहारे कीचड़ में पड़ा रहता था। सूबेदार यह सब जानता था। उसने लहना सिंह से कहा, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे अर्थात जमीन के टुकड़े नहीं मिला करते। इस पर लहना सिंह बोला, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। पलटन के विदूषक वजीरा सिंह ने मृत्यु की चर्चा को रोककर सैनिकों को गीत गाने के लिए कहा। सब ने मिलकर एक अश्लील सा गीत गाया और फिर ताजे हो गए। इतने में लप्टन साहब के भेष में एक जर्मन अफसर खंदक में आ गया। उसने सूबेदार हजारा सिंह को हुक्म दिया कि वह 10 आदमी छोड़ बाकी सब को साथ लेकर जर्मन खंदक पर तुरंत धावा करे। जर्मनों से खंदक छीनकर जब तक दूसरा हुक्म ना मिले वहीं डटा रहे। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। लहना सिंह चलने को हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने बीमार बोधा की तरफ इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। सूबेदार सैनिकों को लेकर चला गया। सूबेदार के जाने के बाद नकली लप्टन साहब बनकर आए जर्मन अफसर ने लहना सिंह को सिगरेट पेश करते हुए कहा, लो तुम भी पियो। लहना सिंह समझ गया कि लप्टन साहब नहीं, कोई और है जो इतना भी नहीं जानता कि सिख सिगरेट नहीं पीते। उसने बातों ही बातों में जर्मन अफसर की परीक्षा ले डाली और जब विश्वास हो गया कि यह आदमी लप्टन साहब नहीं है तो खंदक के भीतर जाकर वजीरा सिंह को खंदक के पीछे निकलकर सूबेदार के पास दौड़ जाने को कहा और कहा कि कहो एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठी है। वजीरा सिंह को भेजकर लहना सिंह नकली लप्टन साहब के पास आया जो बमों से खंदक को उड़ाने जा रहा था। लहना सिंह ने बंदूक का कुंदा मारकर उसे चित्त कर दिया और उसका मजाक उड़ाने के बाद कहा, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें होनी चाहिए। जर्मन अफसर ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। जेब से पिस्तौल चला और लहना सिंह की जांघ में गोली लगी। इधर लहना ने अपनी बंदूक के 2 फायरों से जर्मन अफसर की कपाल क्रिया कर दी, अर्थात जर्मन अफसर का काम तमाम कर दिया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। लहना और उसके साथी उनका मुकाबला करने लगे। उधर सूबेदार हजारा सिंह अपने सैनिकों के साथ लौट आया। जर्मन सैनिक 2 पार्टों के बीच आ गए। 70 में से 63 जर्मन हताहत हुए। भारतीय सैनिक विजयी हुए, लेकिन इस लड़ाई में लहना सिंह को भारी घाव लगा। उसने घाव को मिट्टी से भर लिया और साफा उस पर कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना को लगा दूसरा घाव और भी गहरा है। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दूर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया और वहां से झटपट 2 डॉक्टर और बीमार ढोने वाली 2 गाड़ियां आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक ही था। लहना सिंह ने बीमार बोधा और उसके बाप सूबेदार को भेजते हुए कहा, सूबेदारनी होरा की चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। सूबेदार ने गाड़ी पर चढ़ते चढ़ते लहना सिंह का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था? लहना सिंह बोला, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और
कह भी देना। गाड़ी जाते ही लहना सिंह लेट गया। उसने वजीरा सिंह को पानी पिलाने और खून से तर कमरबंद खोल देने को कहा। वजीरा सिंह लहना सिंह का सिर गोदी में रखकर बैठ गया। लहना सिंह जब पानी मांगता पिला देता। लहना मृत्यु से पहले जीवन के स्मृति स्वप्न देखने लगा, जिनमें उसने अमृतसर में कुड़माई वाली लड़की से लेकर सूबेदारनी से मिलने तक के स्वप्न चित्र देखे। मरते समय उसे लगा कि वह वजीरा सिंह की गोदी में नहीं, अपने भाई कीरत सिंह की गोदी में सिर रखे लेटा है। उसने वजीरा को कीरत सिंह समझते हुए कहा, अब के हाड़ अर्थात आषाढ़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। वजीरा सिंह के आंखों से आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन बाद लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घाव से मरा, नंबर 77, सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। तो ये था इस पाठ का कथासार। अब हम लोग आ जाते हैं इसके अगले बिंदु पर, जो है वास्तविकता। देखिए, युद्ध विरोधी कहानी और इसकी वास्तविकता पर विचार करते हैं। यह कहानी जमीनी सच्चाइयों से जुड़ी हुई है। इस दृष्टि से देखें तो लहना सिंह और सूबेदारनी का पति हजारा सिंह पंजाब के किसान हैं। उनके पास या तो जमीन है नहीं, या बहुत कम है, या किसी मामले मुकदमे में फंसी हुई है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऐसे भारतीय किसान सेना में इस प्रत्याशा के साथ भर्ती होते थे कि युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करेंगे तो सरकार उन्हें जमीन देगी। उसने कहा था कि लहना सिंह किसान है। इसका पता कहानी के इस वाक्य से पता चलता ही है कि 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर आया, अर्थात उसकी जमीन किसी झंझट में फंसी हुई है और उस पर मुकदमा चल रहा है। खेती करने के लिए जमीन न होने पर भी उस समय के किसान अपने जवान लड़कों को फौज में भेज देते थे, ताकि फौज की नौकरी से परिवार की गुजर बसर होती रहे। युद्ध में बहादुरी दिखाने पर संभवतः सरकार खुश होकर जमीन का कोई टुकड़ा दे दे। तो वास्तव में ये एक युद्ध विरोधी कहानी है। इसकी वास्तविकता ये है। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, जो है मां की याचना। देखिए, उसने कहा था, कहानी अपने शीर्षक से लेकर पूरे कथा विन्यास में जहां सार्थक होती है वह है सूबेदारनी का रोते रोते यह कहना कि सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 बरस ही हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। ये एक माँ की याचना है, और इस माँ की याचना लहना सिंह के दिमाग पर इस कदर असर करती है कि वो उस माँ की बातों का मान रखता है और खुद वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब आते हैं प्रेम कथा। क्या यह प्रेम कथा है? देखिए, गुलेरी जी ने यह कहानी 5 भागों में बांटकर लिखी है, जिनमें से केवल पहले भाग में उन्होंने भारत के शांतिपूर्ण जनजीवन का चित्रण किया है, जबकि शेष चारों भाग प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की भूमि पर लड़ी जा रही लड़ाई से संबंधित है। इसमें संदेह नहीं कि प्रेम इस कहानी का एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन प्रेम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है युद्ध। यदि ऐसा ना होता तो प्रेम से संबंधित घटनाएं अत्यंत संक्षिप्त रूप में और युद्ध से संबंधित घटनाएं इतने विस्तृत रूप में ना आती। इसमें एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि सूबेदारनी की याचना का मान रखने के लिए उसने अपनी पत्नी को बेवा और अपने बच्चे को यतीम बना दिया, जो इस बात का एहसास दिलाता है कि जाने तो गई हैं, लाइफ तो गई है, पर इसका फल किसी और पर पड़ा। जिम्मेदारी, लहना सिंह की बहादुरी और जिम्मेदारी। देखिए, ये इस कहानी का मुख्य तत्व है। लहना सिंह भी किसान है। वह भी फौज में इसी इरादे से भर्ती हुआ है कि युद्ध में बहादुरी दिखाएगा तो उसे भी जमीन मिलेगी, लेकिन सूबेदारनी के दुख को समझकर वह उसके इकलौते बेटे की जान बचाने के लिए ऐसा त्याग करने लगता है कि स्वयं सूबेदार को उससे कहना पड़ता है,
रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे अर्थात जमीन के टुकड़े जो लड़ाई में बहादुरी दिखाने पर मिलते थे, बीमार होकर मर जाने पर नहीं मिल सकते थे। लेकिन प्रेम कहिए या कर्तव्य, लहना सिंह को बीमार होकर मर जाना मंजूर है, पर सूबेदारनी ने जो कहा था उसे भुला देना मंजूर नहीं। लेकिन बहादुरी तो वह दिखा ही देता है। नकली लेफ्टिनेंट साहब के आदेश पर सूबेदार के चले जाने पर वहाँ के सबसे बड़े अफसर के रूप में जो कुछ करता है वह काबिले तारीफ है। नकली लेफ्टिनेंट के साथ जिस तरह निपटता है, जिस सूझबूझ के साथ सूबेदार को वापस बुलाकर न सिर्फ उसके प्राण बचाता है बल्कि शत्रु आक्रमण को भी विफल कर देता है, उसकी बहादुरी का ही नमूना है। लेकिन उसकी बहादुरी के बदले में उसे कोई मुरब्बा नहीं मिलता। मरने वाले सैनिकों की सूची में उसका नाम केवल इस सूचना के साथ आता है कि मैदान में घावों से मरा, और घाव से मरने वाले को जमीन की टुकड़ी नहीं मिलती। अब आ जाते हैं हम लोग भाषा संवाद पर। तो देखिए, इस कहानी में पंजाबी भाषा के शब्दों का प्रयोग यदा कदा देखने को मिलता है। इसके साथ ही उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। इन मिश्रित भाषाओं के शब्दों से कथा में सजीवता आ गई है, और साथ ही साथ संवाद योजना इतना बेजोड़ है कि ऐसा लगता है मानो लेखक स्वयं उन पात्रों की बातचीत सुन रहे हो। अब आ जाते हैं हम लोग निष्कर्ष पर। तो देखिए, युद्ध में सामान्य तौर पर कोई किसी पक्ष का पक्षधर होता है, परंतु यहाँ लेखक न अंग्रेजों के पक्षधर हैं न जर्मनों के। वे तो भारत की जनता के पक्षधर हैं, जो इस कहानी में सिख सैनिकों के रूप में दिखाए गए हैं। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि सिख जन्मजात बहादुर और बलिष्ठ होते हैं, और इसी का लाभ अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में उठाते हुए नजर आते हैं। सिख भी जमीन की टुकड़ी पाने की इच्छा लिए अपनी जान की बाजी लगा देने को तैयार हो जाया करते थे, क्योंकि उनके लिए खेती बाड़ी प्राथमिक कार्य हुआ करता था। यहाँ अंग्रेज शासकों के लिए तो जमादार लहना सिंह मैदान में घावों से मरने वाला एक सामान्य सैनिक है। उनकी मृत्यु को गुलेरी जी ने भी गौरवान्वित नहीं किया, क्योंकि इस कहानी के अंत में वे उसकी मृत्यु की सूचना अखबार में छपी एक पंक्ति के रूप में देते हैं, जिससे लगे कि अंग्रेजों के लिए भारतीय सैनिकों की मृत्यु का कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन भारतीय लोगों के लिए यह कहानी एक स्थिति सामने लाती है, ताकि पाठकगण सच्चाई को जाने और समझे। पाठ में सूबेदार जैसे सैनिक बहादुरी दिखाने के लिए जमीन पा जाते हैं। उनके प्रति गुलेरी जी ने नमक हलाली शब्द से जो व्यंग किया है उसमें करुणा है। यह शब्द करुणा की साक्षात मूर्ति सूबेदारनी स्वयं कहती है, और उसके स्वर में निहित विडंबना पाठक से छिपी नहीं रहती। इसी प्रकार युद्ध में घावों से मरने वाले लहना सिंह को मुरब्बे नहीं मिलते, और उसकी बहादुरी एक विडंबना बनकर रह जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर। तो देखिए, इस पाठ से संभावित प्रश्न कुछ इस प्रकार के बन सकते हैं, जैसे सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या याचना की थी? पति हजारा सिंह और बेटे बोधा सिंह की रक्षा की। लहना सिंह ने नकली लेफ्टिनेंट साहब को कैसे पहचाना? जब वो समझ गया कि वो सिगरेट दे रहा है और वो जानता है कि सिख सिगरेट नहीं पीते। लहना सिंह को मुरब्बा इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि समाचार ये आया कि वो घावों से मरा। लहना सिंह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में क्या याद कर रहा था? वो अपने जीवन के सारे दृश्य को बड़ी द्रुत गति से देख रहा था, जिसमें 8 साल की लड़की से लेकर सूबेदारनी तक के स्वप्न को उसने देखा। साथ ही साथ अपने भाई कीरत सिंह, अपने लगाए हुए आम के पेड़, अपने बेटे को याद किया। इस कहानी की विडंबना ये है कि भारत के पंजाब के जो सिख हैं वो एक ऐसे युद्ध पर जा रहे हैं जिससे उनका कुछ फ़ायदा नहीं है। 2 देश लड़ रहे हैं, और एक देश उनके भोलेपन का, उनकी गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। यह प्रेम कथा है या युद्ध कथा? लिखिए, देखिए, ये प्रेम कथा पूर्ण रूप से नहीं है, युद्ध कथा है, लेकिन इसमें प्रेम की कहीं ना कहीं थोड़ी न थोड़ी पुट जरूर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पाठ के समस्त बिंदुओं पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ जरूर अच्छा लगा होगा।
हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।